हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो कहाँ थे हम लोगों ने पढ़ लिया था सूट बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, कहाँ 82 तक देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, उसके आगे है सूट बाई एलियंस एंड बाई अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स एम्बेसडर एंड वॉइस। 83 से 87A तक, 87B तक। इसमें कुछ पूछा तो जाता नहीं है। पूछा जाता है कुछ नहीं आता इसमें से। ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें से ना प्री में पूछा जाता ना मेंस में पूछा जाता। ठीक है, कोई भी चीज़ काम की नहीं है इसमें। चलो 83 वैसे ये बोलता है व्हेन एलियंस में सू। एलियंस कौन होते हैं? जो दूसरे स्टेट के, मतलब दूसरे कंट्रीज के रहने वाले हों। ठीक है, उनको एलियंस बोलते हैं इसमें। तो कब वो सू कर सकते हैं? 83 ये बोलता है। तो दो तीन चीज़ें देख लो। 83 ये बोलता है, सेक्शन 83 दो बात बताता है। कौन? एलियन एनिमी और एलियन फ्रेंड। ठीक, दो होते हैं एलियन एनिमी। एलियन कौन होते हैं वो आगे डेफिनेशन में दिया भी हुआ है। ठीक है, कोई एक सेक्शन है शायद 86 है 87 है, जिसमें दिया हुआ है कि एलियंस का मतलब क्या है। एलियंस का मतलब जो फॉरेन स्टेट के हों। फॉरेन स्टेट का मतलब दूसरी कंट्रीज के। ठीक है, तो जिस कंट्री से हमारी लड़ाई चल रही है, ठीक है, जिस कंट्री से हमारी लड़ाई चल रही है, तो उस कंट्री के सिटीजन कौन हो जाएंगे हमारे लिए? एलियन एनिमी हो जाएंगे। ठीक है, और जिस कंट्री से हमारी लड़ाई नहीं चल रही है, जिससे सब कुछ हमारा नॉर्मल है, ठीक है, खूब बिजनेस होता है हमारा उसके साथ, तो वो एलियन फ्रेंड हो जाएंगे। है कि नहीं? तो इसमें ये दिया हुआ है कि अगर किसी एलियन एनिमी को इंडिया में केस फाइल करना हो किसी कोर्ट में, तो वो कैसे कर सकता है? तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। ठीक है, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन एलियन फ्रेंड को किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर जुरिडिक्शन है वहीं पर केस फाइल कर देगा। हम लोगों ने वो पढ़ा था इससे पहले। कौन सा टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने? ये सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर सूट बाय अगेंस्ट द गवर्नमेंट में जुरिडिक्शन किसका होता है। ठीक है, ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, शायद बताया और नहीं ध्यान मुझे। अभी कुछ इसमें बता रहा तब ध्यान गया वहाँ पर। क्या है उसमें? ये था कि जुरिडिक्शन, उसमें जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। अगर सूट बाय अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ा था, उसमें जुरिडिक्शन कैसे डिसाइड होगा कि कहाँ पे केस फाइल करना है, कौन सी कोर्ट में। तो उसमें यह था कि आपको कौन सी कोर्ट में, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, ठीक है, वहीं पर आप केस फाइल कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही पता नहीं क्यों अभी एकदम हिट किया वहाँ पर। चलो, और इसमें कुछ है और कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें पूछा नहीं जाता कुछ भी, फालतू में बर्डन दिमाग के ऊपर रखो, क्या फ़ायदा। और 86 ये बोलता है सूट अगेंस्ट फॉरेन रूलर एम्बेसडर और इनवॉइस। ठीक है, अगर किसी भी फॉरेन रूलर एम्बेसडर या इनवॉइस के ऊपर केस करना है तो उसमें भी परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए होती है। ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट केस फाइल नहीं हो सकता उनके ऊपर। रूलर्स तो आपको फॉरेन रूलर्स मालूम ही है, रूलर्स कौन होते हैं। ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वहाँ का, उसको हम रूलर्स कहेंगे। 87A में डेफिनेशन दी हुई है किसकी? फॉरेन स्टेट की, रूलर्स की। चलो, कुछ नहीं है, सीधे आ जाओ इंटरप्लीडर सूट सेक्शन 88। इंटरप्लीडर सूट क्या होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्त, शॉर्ट आंसर में खूब पूछा जाता है और प्री में इसकी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम बना के भेजते हैं इसमें कि क्या होगा इसमें, और उत्तराखंड जैसे पेपर में तो खूब पूछे जाते हैं इसमें से। इंटरप्लीडर सूट क्या होता है भैया? ये इंटरप्लीडर सूट कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 88, और इसका ऑर्डर है रीड विद ऑर्डर 35। चलो, कौन कौन से ऑर्डर पढ़ चुके हैं जरा रिवाइज करना। हम लोग स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग सेक्शन से तो लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेक्शन 1 से 88 तक आ गए हैं। ऑर्डर में कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? 1 से लेकर 9 तक पढ़ा है।
हैं, 1 से 9 तक पहले कर लिया था। उसके बाद एग्जीक्यूशन के साथ हम लोगों ने ऑर्डर 21 भी, जो भी कुछ थोड़ा बहुत देखा है वो ऑर्डर 21 भी देखा है। उसके बाद हम लोगों ने ये ऑर्डर 26 देखा इसमें कमीशन में, और 27 देखा सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट में। अब ये 35 देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से ऑर्डर साथ में देख चुके हैं। चलो, इंटरप्रीटर सूट क्या होता है? इंटरप्रीटर बहुत ही आसान है। क्या होता है इंटरप्रीटर सूट में कि अगर कोई 2 आदमी है, मान लो एक आदमी ए है, ठीक है, और बी है और सी है, 3 आदमी हैं, ठीक है, ए बी और सी। इसमें से क्या हुआ, कोई भी अगर आदमी, एक आदमी क्या हुआ, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, प्रॉब्लम समझो, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, ठीक, कि भैया ये 1 लाख रुपए रख लो। क्या हुआ, एक थर्ड पर्सन और आया, वो मुझसे ये कह रहा है कि जो आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं वो आपके नहीं है, वो उसके हैं। अब मैं चक्कर में पड़ा हूँ कि भैया मैं किसे दूँ, कि एक तो तीसरा आदमी हमसे मांग रहा है कि जो 1 लाख रुपए उसने दिए हैं वो उसके नहीं है, वो मेरे हैं, आप कह रहे हो कि मेरे हैं। अब मैं चक्कर में पड़ा कि 1 लाख रुपए हैं किसके, अगर मैं आपको दे दूं तो कहीं उसका ना नुकसान हो जाए, उसको दे दूं तो कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। अब हम चक्कर में पड़े, अब हम क्या करें ऐसे केस में? तो ऐसे केस में आपको इंटरप्लीडर सूट फाइल करनी होती है। आपके पास लीगल ऑप्शन क्या है कि आप इंटरप्लीडर सूट फाइल करें। इंटरप्लीडर सूट क्या होता है, वो टाइप की सूट, वैसी सूट जिसमें जो प्लेंटिफ होता है, जो केस फाइल कर रहा है, प्लेंटिफ होता है, उसे उस केस में कोई लेना देना नहीं होता है। प्लेंटिफ को इस सूट में क्या, यहाँ पर क्या था कि बी ने ए को 1 लाख रुपए दिया था, ठीक, अब इसको 1 लाख रुपए को क्लेम करने वाले कौन कौन है? बी भी क्लेम कर रहा है, सी भी क्लेम कर रहा है। तो डिफेंडेंट 2 या 2 से ज़्यादा हों, डिफेंडेंट्स क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा हों। वो क्या चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ एक ही चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए ये मेरा है, बी कह रहा है कि मेरा है, सी कह रहा है कि मेरा है। प्लेंटिफ यहाँ पर क्या, जिसके पोजीशन में चीज़ है, 1 लाख रुपए है किसके पास, ए के पास, जिसके पोजीशन या कंट्रोल में चीज़ है वो क्या, उसका इस चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये नहीं है कह रहा कि ये मेरे हैं, ए को कोई लेना देना नहीं है, ये तो भाई ये चाहता है कि जो राइट आदमी है, जो राइट क्लेमेंट है, उसे दे दिया जाए, ठीक। अभी क्या हुआ, यही मुझे ध्यान आ रहा कि 2 लोगों की लौजड़ में अगर कोई पड़ जाए तो क्या होता है। अभी मेरे साथ भी इलाहाबाद में ऐसे ही हुआ। ये होली से पहले की बात है, हम और डीपी सर बढ़िया एकदम शाम को बाहर टहलने गए, रूम से सब्जी वब्जी लेने गए। बहुत टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी तो बढ़िया एकदम टहलते हुए सब्जी वब्जी खरीद रहे थे हम लोग ज़्यादा। तो उतनी देर में क्या देखा हम लोगों ने कि एक लौंडे थे, 2-3 मोटरसाइकिल पे, एक ही मोटरसाइकिल पे। उन्होंने क्या हुआ, एक अंकल जी थे 60 साल के होंगे, उनकी स्कूटी में मोटरसाइकिल ठोक दी। ठीक, कोई बात नहीं, तो होता ही रहता। अब भाई साहब उन लोगों गाली गलौज होने लगी, अंकल जी भी ऐसे, वो भी गाली दे रहे, लौंडे भी गाली दे रहे। हम लोग दूर खड़े हुए थे, सब्जी खरीदी। तो अपने अब डीपी सर ने बोला कि चलो जरा देखें चल के क्या बात है यार। हम भी चले गए, चलो भाई देखें। उतनी देर में क्या हुआ, उसने जो है अंकल जी को धक्का मार दिया। अब वो खड़बड़ा के गिर गए एकदम। मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ अंदर से, मतलब एकदम होता है, एकदम इतना ख़राब लगा मुझे। मैंने जाते ही उसका कॉलर पकड़ा लौंडे का और चांटे जड़ दिए। अब उस समय तो वो कुछ नहीं बोला, भीड़ हो गई थी एकदम। हमने जाते ही पकड़ा और 2-3 चांटे मारे। हमने, तुझे दिखने रहा बाप की उम्र का है, तू धक्का देगा? अब बोल रहा है कि नहीं जी हमें गाली दे रहे थे जी वो। हमने उठाओ उन्हें अंकल जी को, अंकल जाओ तुम उन्हें भेज दो। अब हम लोग क्या हुआ, फिर आगे बढ़ गए। डीपी सर ने बोला यार तुमने हाथ क्यों उठाया, हाथ नहीं उठाना चाहिए ऐसे। हमने कहा यार गलती तो हमें भी एहसास हो रही है कि हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे उड़ गया उस समय। ठीक, सब्जी खरीद रहे थे यार, उन लोगों ने फील्डिंग लगा दी वो लोग, और लौंडे को बुला लिया। अब वहाँ पर फिर आप हम लोग की मतलब बहस होने लगी। वो लौंडे लेके आ गए 4-5। अब हम लोग भी वो, हम और डीपी सर ने हम देखा कि तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारे चक्कर में पूरी लौजड़ हो रही है ये। खैर कुछ हुआ नहीं, बाद में उसको डील कर लिया हम लोगों ने। थे तो ऐसे ही चाहते तो मार पाते तो मार लेते, लेकिन उनके दम थी नहीं मारने की। लेकिन कभी ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए बीच में। मुझे बाद में एहसास हुआ चीज़ें वैसे भी कंट्रोल हो सकती थी, उसे धमका सकते थे, उसे हाथ उठाने से ज़्यादा हो जाता ना कि अब हाथ उठाने की भाई पावर हमें भी किसने दी, क्यों ऐसे हाथ उठा रहे हो, हाँ। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही था 2 के चक्कर में बीच में पड़ गए। चलो
हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, बस मुझे मास्क पहन के घूमना पड़ता है, और क्या, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता। चलो, क्या हुआ इसमें? इंटरप्लीडर सूट क्या होता है? इंटरप्लीडर सूट में जो केस फाइल करता है प्लेंटिफ, उसे कोई लेना देना नहीं होता। उस जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उससे, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, मनी हो सकता है, मूवेबल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, कुछ भी हो, ठीक। अब प्लेंटिफ को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर को, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, उसको क्लेम करने वाले दो या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं, तो इसके पास क्या ऑप्शन है प्लेंटिफ के पास, कि वो कोर्ट में इंटरप्लीडर सूट फाइल कर दे, ठीक है, इंटरप्लीडर सूट फाइल कर दे। तो कोर्ट क्या करेगी, और इंटरप्लीडर सूट फाइल करने के बाद क्या कहेगा ये कोर्ट से? एट द फर्स्ट हियरिंग में ही ये कोर्ट से कहेगा, माय लॉर्ड, मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ आपके पास इसलिए आया हूँ, इंटरप्लीडर सूट इसलिए फाइल की है कि आप जो इसका रियल ऑनर है वो आप डिसाइड कर दें, ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे जो ये केस फाइल करने में जो कॉस्ट, जो खर्चा आया है वो मुझे दे दिया जाए, और ये मुझे छोड़ दिया जाए। कोर्ट क्या करेगी फर्स्ट हियरिंग में तुरंत ही कोर्ट क्या करेगी, इसको कॉस्ट ग्रांट कर देगी, और इससे कहेगी जाओ अब तुम आज़ाद हो, मतलब इसको जो है हटा देगी केस से, अब इन्हीं दोनों के बीच में केस चलेगा। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है बाद में, तो इसको रोक भी सकती है, ठीक, समझ में आ रही बात की नहीं? फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट क्या काम करेगी? सबसे पहले कोर्ट इससे कहेगी, इसको कॉस्ट देगी और कहेगी तुम जाओ। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि हाँ भाई ये भी बाद में काम आ सकता है, तो इसे रोक सकता है। दूसरी बात, कोर्ट इससे ये भी कहेगी कि जो प्रॉपर्टी अगर ऐसी है जो कोर्ट में सबमिट हो सकती है, मान लो पैसा है, ऐसी की कोई चीज़ है, तो वो कोर्ट ये कहेगी कि अब तुम वो से मेरे पास जमा कर दो, है कि नहीं। तीसरी बात, अगर कोर्ट को फर्स्ट हियरिंग में ही डिसाइड कर सकती है ये बात कि इन दोनों में से रियल ऑनर कौन है, तो फिर वो डिसाइड कर देगी और उसको दे देगी, है कि नहीं। एविडेंस लेके और प्रूफ हो सकता है, तो कोर्ट पहले ही डिसाइड कर देगी। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता, तो क्या करेगी, तो भैया फ्रेम ऑफ सूट करेगी और प्रॉपर केस चलना ऑर्डनरी सूट की तरह वो चलना चालू हो जाएगा। समझ में आई बात ही नहीं आई? बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया होगा, इतना आसान ही है इसमें। सेक्शन 88 इंटरप्लीडर, वेयर इंटरप्लीडर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड। सेक्शन 88 को बोलता है, वेयर टू और मोर पर्सन क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेप्थ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। ठीक, क्या हुआ इसमें, जहाँ पे क्या, टू और मोर पर्सन क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेप्थ, ठीक है, टू और मोर पर्सन है, क्या है, सेम डेप्थ या कोई सम ऑफ मनी या अदर प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल फ्रॉम अनदर पर्सन, किससे, ए से, who claims no interest therein other than for charges or cost and who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant। समझ में आई बात की नहीं? बिल्कुल सही। सच अदर पर्सन में इंस्टीट्यूट ए सूट ऑफ इंटरप्लीडर, अब ये क्या कर सकता है, ये में इंस्टीट्यूट ए सूट ऑफ इंटरप्लीडर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ए डिसीजन एज टू द पर्सन टू होम द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ। Provided that where any suit is pending in which the right of all the parties can properly be decided, no suit of interpleader shall be instituted। इसमें यह दिया, अगर पहले से कोई केस चल रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो फिर क्या होगा, पहले से कोई केस चल रहा है तो फिर इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं होगा। गर्मी और वाकई में होने लगी अब तो। चलो, इतनी बात समझ में आई इसमें। अब आ जाओ ऑर्डर 35 क्या बोलता है। ऑर्डर 35 4 ही 5 रूल हैं, 5-6, तो इसलिए ज़्यादा वो पूरा ही देख लेना, मतलब देखे ले रहे हैं तुम, क्या आप क्या देखोगे। हाँ, प्लेंटिफ ऑर्डर 35, उसकी हेडिंग इंटरप्लीडर है, सिर्फ इंटरप्लीडर के बारे में बात किया गया। प्लेंट इन इंटरप्लीडर सूट, कि जो इंटरप्लीडर सूट की प्लेंट फाइल करेंगे उसमें क्या क्या होगा। इन एवरी सूट ऑफ इंटरप्लीडर द प्लेंट शैल इन एडिशन टू द अदर स्टेटमेंट नेसेसरी फॉर प्लेंट स्टेट, अदर जो चीज़ें नेसेसरी है वो तो लिखोगे ही लिखोगे, उसके अलावा और क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा। डैट द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट अदर देन फॉर द चार्जेस और कॉस्ट।
ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि जो केस फाइल कर रहा है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी में, सिर्फ हमें क्या चाहिए, जो चार्जेस और जो कॉस्ट जो खर्चा हो रहा है वो हमें दे दो। दूसरी बात, द क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट सेवरली, कि जो डिफेंडेंट है वो बहुत सारे हैं। तीसरी बात, देयर इज नो कोल्यूशन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट, कि दोनों के बीच, प्लेंटिफ या किसी भी डिफेंडेंट के बीच कोई कोल्यूशन नहीं है। कोल्यूशन का मतलब क्या है, मिली भगत, समझे कि नहीं। अब क्या है, जैसे मैंने कहा आपने हमें 1 लाख रुपए दिए, तो दूसरा आदमी थर्ड पर्सन एकदम क्लेम करने लगा आके, तो ऐसा ना हो कि थर्ड पर्सन और हम मिले हुए हैं आपको परेशान करने के लिए, समझे कि नहीं, कि इसका पैसा इसे ना दिया जाए, इसलिए थर्ड पर्सन से हमने कहा कि तुम भी क्लेम करने लगो कि तुम्हारा है ये पैसा है। वो अब वो कहेगा मेरा है, तुम कहना कि मेरा है, अब हम कहेंगे कि चलो हम केस फाइल करते हैं चल के। तो ऐसा क्या होगा, ये हो जाएगा कॉल्यूजन, समझे कि नहीं। तो ऐसी कोई चीज़ ना हो, कोई मिली भगत ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है, रूल 2, पेमेंट ऑफ थिंग क्लेम्ड इनटू कोर्ट, कि अगर वो चीज़ ऐसी कोई चीज़ है जो कोर्ट में सबमिट हो सकती है तो वो कोर्ट में सबमिट कर दी जाए, ठीक है। प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट सुइंग प्लेंटिफ, रूल 3 हटा दो, ठीक है। हटा क्या मतलब, देखो ये आपको ही पता है कि सारी चीज़ें आंसर में लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 तरीके से हमें क्यों ये पढ़ना पड़ रहा है, या तो प्री में आता होगा या मेंस में आता होगा, कोई और रीज़न है पढ़ने का, कोई और रीज़न नहीं होता, समझे, सिर्फ एग्ज़ाम ही होता है। जिज्ञासा एक बड़ी चीज़ होती है कि हाँ हमें जानना है, वो अलग चीज़ है। बहुत से लोग ऐसे, इसमें एक CRPC पे एक कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप भी उसने किया कि सर मैं लॉ स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपकी वीडियो देखता हूँ, तो वो एक जिज्ञासा वाली बात है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है भाई लॉ में। चलो रूल 3 हटा दो, रूल 4 पे आओ। प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग, कि भाई फर्स्ट हियरिंग में क्या होगा, ये काम की है। एट द फर्स्ट हियरिंग द कोर्ट क्या करेगी, ए डिक्लेयर दैट द प्लेंटिफ इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी टू द डिफेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स क्लेम, अवॉर्ड हिम हिज कॉस्ट एंड डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट, है कि नहीं, कि भैया ये है कि वो तुम्हारे सारी लाइबिलिटी तुम डिस्चार्ज हो रहे हो, ठीक है, और तुम्हें हमने कॉस्ट जो आपकी आ रही है वो हमने आपको दे दिया और केस से डिसमिस कर दिया, अब आप जाओ घर पे मौज करो। या बी क्या बोलता है, इफ इट थिंक्स दैट जस्टिस और कन्वीनियंस सो रिक्वायर रिटेन ऑल पार्टीज अंटिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई सब पार्टी की जरूरत पड़ सकती है तो सबको रिटेन कर सकता है, रोक सकता है। दूसरी बात, वेयर द कोर्ट फाइंड दैट द एडमिशन ऑफ द पार्टीज और अदर एविडेंस इनेबल इट टू डू सो, इट मे एडजुकेट द टाइटल टू द थिंग्स क्लेम। दूसरी बात क्या, वेयर द कोर्ट फाइंड दैट एडमिशन ऑफ द पार्टीज, या तो पार्टीज ने एडमिशन कर लिया कि हमारा है कि हमारा है, और अदर एविडेंस इनेबल टू इट टू डू सो, या एविडेंस के बेसिस पे मालूम पड़ गया तो कोर्ट उसी समय डिसाइड कर देगी। तीसरी बात, वेयर द एडमिशन ऑफ द पार्टीज डू नॉट इनेबल द कोर्ट सो टू डू एडजुकेट इट में डायरेक्ट, अगर भाई साहब वो डिसाइड नहीं हो पा रहा उस समय तो कोर्ट क्या करेगी, तो कोर्ट ये बोलता है कि फ्रेम ऑफ सूट करो पहले, है फ्रेम ऑफ चार्जेस क्या है, फ्रेम ऑफ इशूज, समझे नहीं, इशू फ्रेम करो। और बी ये बोलता है कि दैट एनी क्लेमेंट बी मेड ए प्लेंटिफ इन ल्यू और इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्लेंटिफ, कि इसके अलावा भी किसी और को अगर पार्टी बनाना है, जोड़ना है तो वो जोड़ लो, ठीक। कहने की मोटी मोटी बात क्या है कि फर्स्ट हियरिंग में क्या क्या होगा, सबसे पहली बात कि जो प्लेंटिफ है उसे उसकी कॉस्ट दी जाएगी, उसे सारी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, केस से डिसमिस कर दिया जाएगा। उसमें एक बात और जोड़ दी गई है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सारी पार्टी की ज़रूरत है तो उसे रोक भी सकते हैं। दूसरी बात, कोर्ट जो है अगर ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिशन कर लिया पार्टी ने, या एविडेंस के बेसिस पे अगर एडजुडिकेट हो सकता है, डिसाइड हो सकता है, तो कोर्ट तुरंत डिसाइड कर देगी। अगर उसके बेसिस पे, एडमिशन के बेसिस पे नहीं हो पा रहा है डिसाइड, तो क्या होगा, तो फ्रेमिंग ऑफ इशूज होगा और ऑर्डिनरी तरीके से केस चलेगा। समझे कि नहीं। अब क्या होता है, रूल 5 ये बताता है कि किसके खिलाफ इंटरप्लीडर सूट नहीं हो सकता, ठीक है, किसके खिलाफ इंटरप्लीडर सूट नहीं हो सकता। एक हेडिंग बन जाएगी, हु कैन नॉट फाइल
इंटरप्लीडर सूट कि कौन इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता है। दो लोग नहीं कर सकते, एक तो एजेंट और दूसरा टेनेंट। ठीक है, अगर अगर एज ए एजेंट, ठीक है, जैसे मान लो मैं अपने एजेंट को कोई चीज़ दे रहा हूँ, ठीक, मैं अपने एजेंट को कोई चीज़ दे रहा हूँ कि भाई ये चीज़ तू रख ले, हैं। अब बाद में एजेंट से कोई और वो चीज़ क्लेम करता है तो एजेंट इंटरप्लीडर सूट फाइल करने नहीं जाएगा। ठीक है, एजेंट वो मुझे ही चीज़ वापस देगा। ठीक, वो मुझे चीज़ वापस देगा, फिर जो भी कोई क्लेम कर रहा है वो मेरे ऊपर केस करे। अगर ऐसे हो जाएगा एजेंट एजेंट फिर तो फिर, या टेनेंट के केस में अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट हैं, जिसने मुझे मकान में रखा है, ठीक है, मान लो मैं इलाहाबाद में रेंट पे रहता हूँ, तो जिसने मुझे रखा है, अगर फिर ये नहीं हो सकता कि कोई थर्ड पर्सन अगर उस मकान का रेंट क्लेम कर रहा है तो मैं थर्ड पर्सन को देने लगूँ, नहीं, समझे कि नहीं। जिसने मुझे रखा है मुझे उसी को देना है। समझ आएगी नहीं बात, यही होता है। एजेंट और टेनेंट जो है ये दोनों इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकते। ये रूल 5 बताता है, पढ़ो रूल 5। Nothing in this order shall be deemed to enable agent to sue their principal or tenant to sue their landlord for the purpose of compelling them to interpret with any person other than the person making claim through such principal or landlord। इसमें illustration भी है। A deposited a box of jewels with B as his agent। A ने क्या किया, एक बॉक्स जो है B को एज ए एजेंट डिपॉजिट किया। C alleged that the jewels were wrongfully obtained from him by A and claimed them from B। ठीक, अब इसमें क्या था, बिल्कुल सेम यही है। इसमें क्या था, बस बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स जो है क्या किया, ए ने, या मतलब समझ लो बी ने ए को दिया। ठीक है, बी कौन है, प्रिंसिपल है, ए इसका एजेंट है। ठीक है, अब ये बॉक्स क्या है, सी ए से क्लेम कर रहा है। तो इस केस में क्योंकि ये बी का एजेंट है ए, ठीक है, जिसके पास डिपॉजिट है चीज वो उसका एजेंट है, इसलिए वो इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं करेगा। एज ए एजेंट वो अपनी चीज प्रिंसिपल को ही वापस देगा, समझे कि नहीं। अब फिर बी और सी आपस में केस करें जाके, ऐसा ही लैंडलॉर्ड और टेनेंट के केस में है। ये आखिरी रूल क्या बोलता है, चार्ज फॉर प्लेंटिफ कॉस्ट वेयर द सूट इज प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूटेड द कोर्ट में प्रोवाइड फॉर द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लेंटिफ बाय गिविंग हिम ए चार्ज ऑफ। हाँ भाई बात है, ठीक है, जो क्या अगर प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूट हो गया अगर सूट, तो फिर कोर्ट जो है चार्ज जो भी कुछ है, ठीक है, वो सब प्लेंटिफ को जो भी उसका खर्चा है वो उसे दे देगा। ठीक है, ये रूल 2 वाली बात कर रहा है। रूल 2 में था, रूल 4 में जो फर्स्ट हेयरिंग में बात था वही बात कर रहा है फिर से। ठीक है, और तो जिसमें है नहीं, कुछ अंदर से कुछ पूछा नहीं जाता, डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर सेक्शन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि इंटरप्लीडर सूट कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 88 में। उसका इंटरप्लीडर सूट का ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर 35 में। एक प्रॉब्लम बन के आ जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या होगा, बस आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसके पास पोजीशन में चीज़ है वो उसका एजेंट या टेनेंट तो नहीं है। अगर एजेंट टेनेंट होगा तो इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं होगा। अगर एजेंट टेनेंट नहीं है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि ए के पास कोई चीज़ है, बी या सी केस फाइल करना चाहते हैं, बी और सी भी वही चीज़ क्लेम कर रहे हैं, तो इसके पास लीगल ऑप्शन यही होगा कि वो क्या करे, इंटरप्लीडर सूट फाइल करे। प्रॉब्लम बन के आ जाएगी कि बी ने ए को एक सामान दिया, अब उसको बाद में सी भी क्लेम कर रहा है, तो ए के पास क्या ऑप्शन है कि वो चीज़ बी को ही वापस कर दे, कि वो पुलिस स्टेशन में ये चीज़ दे दे, या सी को दे दे, या वो इंटरप्लीडर सूट फाइल कर दे। तो आपको क्या टिक मारना है कि वो इंटरप्लीडर सूट फाइल करे। ना आपको पुलिस को देना है ना उसको वापस देना है, आपको इंटरप्लीडर सूट फाइल करना है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आता होगा। और वीडियो में इतना ना खो जाए करने की, वो लाइक भी ना किया करें। ठीक है, लाइक करते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, और 2-4 दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, घर में और फ़ोन है तो उनसे भी सब्सक्राइब कर लिया करें, हैं। सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए भाई। चलो ठीक, थैंक यू।